गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को इस तरह से टिक करके प्रोवाइड करता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ सकें आप लोग। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये दो न्यूज़ है, इस दोनों न्यूज़ को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, ये न्यूज़ और ये न्यूज़। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों में सुरक्षित गलियारा का प्रस्ताव दिया है और ये 5 शहर कौन सा है, यहाँ पे शहर का नाम दिया हुआ है। ये शहर हैं सुमी, मारिपोल, चर्निहिव, खार्किव और राजधानी कीव। तो यहाँ पे मानवीय गलियारे बनाने की चर्चा है और रूस ने ये प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पे तत्काल रूप से सीज फायर किया जाए और सीज फायर करने के बाद जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कई देश के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, भारत के भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। अब देखिए यहाँ पे लौटते हैं हम लोग। रूस की तरफ से सुमी समेत कुछ शहरों पे सीज फायर करने के ऐलान के साथ ही साथ भारतीय दूतावास ने अपनी तरफ से भेजी बसों में 694 बच्चों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो खार्किव में जो हमारा ऑपरेशन है, खार्किव में हमारा ऑपरेशन कंप्लीट लगभग हो चुका है। खार्किव में भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है और सुमी एकमात्र शहर था जहां पे भारतीय छात्र अभी तक फंसे हुए थे। तो मैप पे हम लोग चलेंगे, मैप पे ये लोकेशन हम लोग देखेंगे। ओके, मैप पे हम लोग आ गए हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये रूस है और यहाँ पे खार्किव है। खार्किव मेडिकल कॉलेज काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज हैं और भारत के मैक्सिमम छात्र जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो नॉर्मली खार्किव मेडिकल कॉलेज से जाकर के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ से भारत ने अपने नागरिकों को निकाल लिया है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, कीव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सुमी, ये जो जगह है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सुमी है। तो वर्तमान में कल हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्र को सुमी से बाहर निकाला गया है। तो तत्काल रूप से रूस ने सीज फायर का घोषणा किया है और जब तक सीज फायर होगा, सीज फायर मतलब होता है कि गोलाबारी नहीं चलेगा, अभी बंदूक वगैरह अभी नहीं चलेगा, तब तक जो है मानव गलियारे के माध्यम से विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को या विदेश में फंसे हुए अन्य नागरिकों को, यूक्रेन में फंसे हुए अन्य नागरिकों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को मानव गलियारा कहा गया। तो ये न्यूज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अगर बैकग्राउंड आपको पढ़ना है कि आखिर रूस यूक्रेन का विवाद क्यों हो रहा है, तो बैकग्राउंड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये न्यूज़ हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यूज़ ऑफ द डे कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस पे एक एडिटोरियल भी है और एडिटोरियल और इस न्यूज़ दोनों को कंबाइन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे एडिटोरियल दिया हुआ इसी टॉपिक पे। एडिटोरियल का सब्जेक्ट क्या है? एडिटोरियल का सब्जेक्ट यह है कि जिस तरह से वर्तमान में क्या हुआ कि कई सारी अमेरिकन कंपनी जो रशिया में काम करती थी, चाहे वो मास्टर कार्ड काम करती थी, चाहे वीज़ा कार्ड थी, वो सब काम करती थी, उन्होंने अपना सर्विस देना वहाँ पे बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में एटीएम में लंबी लंबी लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई। पेमेंट गेटवे काम करना बंद कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट करने का जो सिस्टम था वहाँ पे वो समाप्त हो गया। जो लोगों को आदत लग गया था कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, मेट्रो कार्ड का ऑनलाइन पेमेंट करना है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये सेवा वहाँ पे बंद हो गई। उसके बाद लंबी लंबी लोगों की लाइन लग गई। तो ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसके लिए आवश्यकता था और कि हम जो है पेमेंट गेटवे के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो। और ये भारत सरकार बहुत पहले से सोच रही है। 2007 में ही इनफैक्ट एनपीसीआई की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए किया गया है और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का अपना पेमेंट गेटवे है। 60% आरबीआई के अनुसार 2020 में 60% लोग जो है रुपे कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। रुपे कार्ड भारत का अपना कार्ड है।
जिस तरह से मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ये अमेरिका का कार्ड है, उसी तरह से अपना भारत का कार्ड है रुपे कार्ड। तो यही बेसिकली एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। और अब न्यूज़ में क्या है कि साधारण फ़ोन जो होता है उस फ़ोन के माध्यम से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। *99# लगा करके डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। तो रूस में जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ये दूरदर्शी सोच कहीं न कहीं हमारे नेताओं की रही थी और इसी को लेकर के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन की एक अम्ब्रेला संगठन है। यानी जो खुदरा भुगतान हम करते हैं उसका एक अम्ब्रेला संगठन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। कई जगह आप सुनते होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसको जो है शुरुआत किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा भारत में भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007 के प्रावधान के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के हेतु स्थापित किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा, आईबीए के द्वारा इसको स्थापित किया गया है 2007 में। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई है? 2007 में हुई है। इसके 10 प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं जो मिलकर के एनपीसीआई की स्थापना किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक, ये सब इसके प्रवर्तक बैंक हैं। अब देखिए देश में एनपीसीआई कई काम कर रहे हैं। पहला काम तो ये कर रही है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम को इंडिया के अलावा लागू करने वाला पहला देश नेपाल बना। ये भी करंट का क्वेश्चन है, पिछले कुछ दिन पहले यूपीआई को नेपाल ने लागू किया था। तो यूपीआई सिस्टम यानी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम किसी अन्य खाते पे जो पैसा भेजते हैं वो यूपीआई के द्वारा ही किसी अन्य खाते पे भेजते हैं। यूपीआई क्या है? यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेसेस हैं। किसी भी खाते पे मोबाइल के द्वारा जो हम पैसा भेजते हैं वो यूपीआई के द्वारा ही भेजते हैं। उसके बाद एनपीसीआई भीम ऐप को भी रेगुलेट करती हैं। भीम ऐप के माध्यम से भी हम डिजिटल लेन देन करते हैं। उसके बाद IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, 24/7 किसी को हम पैसा भेजते हैं तो वो IMPS के माध्यम से भेजते हैं, तो इसको भी एनपीसीआई रेगुलेट करती है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, इसे भी एनपीसीआई रेगुलेट करती है। इसके माध्यम से ग्राहकों को पैसा भेजा जाता है और खास करके जो बड़े ग्राहक होते हैं वो इसका यूज करते हैं। चेक ट्रांकेशन सिस्टम यानी चेक को जो क्लियर होता है, चेक अगर आप मान लीजिए बैंक में जाकर सबमिट करते हैं तो उसको जो क्लियर करने की व्यवस्था है उसी को कहा गया चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ये भी एनपीसीआई रेगुलेट करता है। और आज का जो न्यूज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है *99#। इसके माध्यम से जो नॉर्मल मोबाइल है, जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नॉर्मल मोबाइल है, साधारण मोबाइल है, वो भी अपनी सेवाओं को जारी कर पाएगा। वो भी साधारण मोबाइल के द्वारा कहीं न कहीं किसी अन्य को पैसा भेज सकता है, भुगतान कर सकता है। और साथ ही साथ आधार सक्षम भुगतान सेवा AEPS, आधार के माध्यम से जैसे आप अंगूठा लगाइएगा, आपका आधार नंबर आ जाएगा और उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को आप पैसा भेज सकते हैं। ये भी एनपीसीआई रेगुलेट करता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 2018 या 19 का पेपर आप लोग देखिएगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि देश में जितने भी एटीएम है, एटीएम को इंटरलिंक करने का काम कौन करता है। आपका एसबीआई का मान लीजिए एटीएम कार्ड है, आप पीएनबी के बैंक में जाइए, पीएनबी के एटीएम में जाइए, वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं। या आपका पीएनबी का एटीएम कार्ड है, आप एसबीआई से जाइए पैसा निकाल सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक से जाइए पैसा निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। और ये करने का काम भी बेसिकली करता है एनपीसीआई। देश के हर एक एटीएम को लिंक करने का काम करता है एनपीसीआई।
और इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। ट्रैप करने के लिए ऑप्शन आरबीआई दे दिया था, एनपीसीआई दिया था और 2-3 ऑप्शन दिया था। अच्छी बात यह है कि आरबीआई के अनुसार 2017 में सिर्फ 15% यूजर जो था वो था रुपे कार्ड का, रुपे डेबिट कार्ड हो उसका सिर्फ 15% यूजर था। आज देश में 60% यूजर जो है भारत की स्वदेशी रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है और आपको भी जब कभी मौका मिले तो कोशिश कीजिए आप स्वदेशी रुपे कार्ड का प्रयोग करने का। बैंक में जाते हैं तो उनको बोलिए कि मुझे रुपे कार्ड दीजिए। टूटती न थकती यह नए दौर की नारियां। देखिए, नारी सशक्तिकरण को लेकर के लगातार चर्चा होती है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा है। आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे एक सेपरेट नोट बनाना चाहिए, जहाँ पे महिलाओं को लेकर के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती है उसको लेकर के और सरकार के जो प्रयास है उसको लेकर के एक सेपरेट नोट बना करके आपको मेंशन करना चाहिए, लिखना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश में कई काम हुआ और कई सारी रिपोर्ट महिलाओं की जो दयनीय स्थिति होती है उसको लेकर के भी आती है, महिलाओं की जो अच्छी स्थिति हो रही है उसको लेकर भी कई सारी रिपोर्ट आती हैं। जैसे इस न्यूज़ को भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए हर जिले में लगेंगे आत्मरक्षा कैंप और इसके लिए वन स्टॉप सेंटर, महिलाओं के लिए जो है एक योजना लाया गया था, वन स्टॉप सेंटर और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से हर जिले में महिलाओं और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया जाएगा। तो कभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं सेपरेट एक डिस्कस कर दूंगा या सेपरेट वीडियो बना करके कोशिश करूंगा डिस्कस कर देने का, महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार के प्रयास, महिला सशक्तिकरण को लेकर के अभी तक आज़ादी के बाद क्या प्रयास हुए हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर के अभी तक भी महिलाओं की स्थिति दयनीय क्यों है और उसका समाधान क्या है। तो इस टॉपिक पे कभी मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। ये जो न्यूज़ है, त्रिपुरा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ देखिए। हमारे देश के गृह मंत्री त्रिपुरा के दौरे पे हैं और वहां पे उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखा गया है? त्रिपुरा में रखा गया है। ये याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पीआईबी पे भी जो है कल मैं देख रहा था, इसको लेकर के चर्चा था, तो पीआईबी का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर लिया है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और आप सभी लोग पीआईबी को पक्का फॉलो कीजिए। पीआईबी का प्रत्येक दिन मॉर्निंग में उठ के पीआईबी पर देख लीजिए कि आज के दिन में पीआईबी पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या रात में सोने से पहले पीआईबी का वेबसाइट चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पीआईबी को देखना काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही साथ पेपर पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो न्यूज़ मैं टिक कर रहा हूँ एटलीस्ट उस न्यूज़ को आप लोग पेपर से पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसी को मैं टिक करूँ ताकि आराम से आप लोग पेपर पढ़ लें। पेपर पढ़ेंगे उसके बाद हमारा डिस्कशन सुनेंगे, या डिस्कशन देखने के बाद हम पेपर पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। डिस्कशन सुन लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा, या पेपर पढ़ लीजिए, डिस्कशन सुन लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बनी सहमति, पूर्वी लद्दाख को लेकर के सैन्य वार्ता करेंगे भारत चीन को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। दोनों के बीच में क्या क्या विवाद हैं, दोनों कहाँ सहयोग कर रहा है। कई जगह ऐसा है जहाँ पे भारत और चीन मिल के सहयोग कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। मसलन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भारत और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो कई जगह भारत और चीन मिलकर के काम कर रहे हैं, कई जगह दोनों देश विरोध कर रहे हैं। तो अभी जो है फिर एक बार वार्ता होगी, 15वें दौर की वार्ता होगी। अब देखिए वार्ता लगातार होती है, 14वें दौर की वार्ता हुई, 13वें दौर की वार्ता हुई। प्रत्येक बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया चाइना पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐतिहासिक संबंध क्या भारत चीन का क्या पॉजिटिव रिलेशन है, भारत चीन का क्या निगेटिव रिलेशन है। और इस तरह की वार्ता के बाद अगर कोई ड्रास्टिक कोई रिजल्ट आता है, मान लीजिए कल के डेट में चीन अपनी सेना को वहाँ हटा लिया वहाँ से और भारत अपनी सेना को हटा लिया, फिर ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ वार्ता होगी तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन कोई वार्ता के बाद कोई ड्रास्टिक रिजल्ट आए फिर आपके लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
बहरहाल इंडिया चैनल पे जो सेपरेट वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे डिस्कस भी आपसे करना था। यहाँ पे कई सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी के लिए भी अदर पीसीएस के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शराबबंदी कानून पे बिहार सरकार से माना हलफनामा, और यहाँ पे जो दूसरा न्यूज़ है, ये दोनों न्यूज़ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में शराबबंदी कानून संशोधन प्रारूप पे लगे कैबिनेट की मुहर। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बिहार के शराबबंदी को लेकर के टिप्पणी किया था और क्या टिप्पणी किया था, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं शराबबंदी। क्या शराबबंदी को भारत के संविधान में स्थान दिया गया? बिल्कुल। भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में मादक पदार्थों व हानिकारक नशीले पदार्थों के प्रतिषेध को लेकर के प्रयास करने को कहा गया। तो आर्टिकल 47 में शराबबंदी को स्थान दिया गया है कि राज्य अगर चाहे तो भविष्य में शराबबंदी को लेकर के या शराबबंदी को लेकर के निर्णय ले सकता। तो ये राज्य पे छोड़ दिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 47 में इसको स्थान दिया गया। भारत में गुजरात, मिजोरम, नागालैंड में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि अपराध की दर में कमी हुई है। एनसीआरबी का डाटा देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखिए, तो इसमें आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं बिहार में जो है अपराध की दर कम हुई है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं शराबबंदी कारण है। जीवन प्रत्याशा बढ़ा है, बिहार में लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, और ये भी कहीं ना कहीं शराबबंदी के कारण बढ़ा है, ये भी डाटा है। अब देखिए निगेटिव क्या है। निगेटिव ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कमेंट किया गया है कि शराबबंदी का निर्णय एक और दूरदर्शी निर्णय था। ये जस्टिस NV रमन्ना जो भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कमेंट किया। अच्छा, क्यों इन्होंने कमेंट किया कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी का निर्णय एक और दूरदर्शी निर्णय, इन्होंने क्यों कमेंट किया? तो उसका रीज़न है कि बिहार मद्य निषेध कानून 2016 में लागू हुआ है। पटना हाईकोर्ट में जमानत के आवेदनों से भरा हुआ, इस वजह से सामान्य जमानत की अर्जी को निपटने में 1 साल लग जाता है। पटना हाईकोर्ट में ऐसे हजारों लाखों मैटर हैं जो कहीं ना कहीं शराबबंदी के जमानत को लेकर के जुड़ा हुआ है, और उस मैटर पे जितने भी जज हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या जो अन्य मैटर होता है उस मैटर पे जजों के पास समय नहीं होता है, या जज सुनवाई नहीं कर पाते हैं। पटना हाईकोर्ट में अगर न्यायाधीश की संख्या देखेंगे तो टोटल 53 न्यायाधीश है। 53 न्यायाधीश की सीट है, ऐसा नहीं कि 53 न्यायाधीश वर्तमान में है। वर्तमान में सिर्फ 25 न्यायाधीश, यानी आधे से भी कम न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में काम करते हैं। सीट 53 है, पटना हाईकोर्ट में जस्टिस की जो संख्या है वो 53 है, सीट 53 है, लेकिन सिर्फ 25 न्यायाधीश काम करते हैं। और उस 25 में भी अगर आप 16 देखेंगे तो 16 न्यायाधीश जो है सिर्फ शराबबंदी को लेकर के काम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डाटा, पटना हाईकोर्ट में टोटल जस्टिस की संख्या 53 है, और 53 में 25 जो है वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में जस्टिस हैं। 25 ही जस्टिस वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में है, यानी आधे से भी कम जस्टिस वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं जितना सीट है। और उस 25 में 16 जस्टिस जो है सिर्फ शराबबंदी को लेकर के निर्णय दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अदर जो केस हैं उसको कौन देखेगा? कहीं हत्या हुई, कहीं लूट हुई, कहीं बलात्कार हुई, कहीं मारपीट हुई, उसका केस कौन देखेगा? बिहार में शराबबंदी कानून से लगभग 5 लाख लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे इसका प्रभाव पड़ा है, पर्यटन के क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि बिहार में जो है शराबबंदी और दूरदर्शी निर्णय है, उसका रीज़न ये है कि जब शराबबंदी लागू किया गया था तो क्यों नहीं ये विश्लेषित किया गया था, ये क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा इस बात की रिसर्च किया गया था कि शराबबंदी हम लागू करेंगे तो हमको 5 लाख लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें विशेष कोर्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में भी जो है जो जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम काम करना चाहिए, स्पेशल कोर्ट गठित करना चाहिए, जो राज्य सरकार नहीं किया। हालांकि राज्य सरकार कह रहा है कि 74 गठित कोर्ट किया,
लेकिन कहीं न कहीं कोर्ट गठित करने और वहाँ पे न्यायाधीश बैठने दोनों में अंतर होता है। कोर्ट गठित कर दिया है लेकिन न्यायाधीश वहाँ पे नहीं बैठा। तो ये कई सारे पॉइंट ऐसा है जो बिहार सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के प्रकोप का शिकार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रही है कि बिहार सरकार जो है शराबबंदी का निर्णय एक और दूरदर्शी निर्णय था, और इसलिए देख रहे हैं कि बिहार सरकार भी दबाव में आकर के संशोधन किया है कि पहली बार शराब पीने वाले व्यक्ति जो पकड़े जाएंगे उस पर जुर्माना लगेगा, जुर्माना देकर वो छूट सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर जुर्माना नहीं दिया तो सिर्फ 1 माह की जेल होगी। तो शराबबंदी कानून में कुछ ढीलापन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अब अपनानी होगी ABC स्कीम। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस तरह से है, ABC मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नई शिक्षा नीति जब लागू हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो उसमें हमने इस बात की चर्चा किया था कि सरकार जो है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। उच्च शिक्षा में सरकार कई सारे प्रयास कर रही है, और उच्च शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ने एक जो व्यवस्था की है उसे कहा गया है ACB, एकेडमिक क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे 3 या 4 साल का स्नातक होता है, मान लेते हैं 4 साल का स्नातक होता है। 4 साल में जो है स्नातक होगा तो पहले वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे वर्ष कंप्लीट कीजिएगा तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे वर्ष आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, और चौथे वर्ष मान लीजिए शोध के साथ स्नातक की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा। पहला वर्ष में क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरा वर्ष में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरा वर्ष में आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, और चौथे वर्ष में शोध के साथ स्नातक की डिग्री आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपने 1 वर्ष कंप्लीट किया और उसके बाद आपको कोई काम पड़ गया, आप छोड़ के चले गए। 10 साल के बाद आपको मन करता है कि नहीं हमको ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए, तो वैसे कंडीशन में जो आपने 1 वर्ष कंप्लीट किया वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होगा, यानी आप जाएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए, सीधे सेकेंड ईयर में इनरोल करके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया था और 5 साल के बाद आपको मन करता है कि नहीं हमको ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए, तो फिर आप जाएंगे यूनिवर्सिटी के पास, आपको 2 साल जो है ऑलरेडी जो आपने मेहनत किया था या 2 साल का जो आपने टाइम बिताया था वहाँ पे 2 साल जो समय दिया था, तो सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट है, 5 साल के बाद भी जाइएगा तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, और इस तरह से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब जितना समय आपने दिया है, 1 साल आपने समय दिया है तो वो आपके क्रेडिट में रिजर्व रहेगा, कभी भी वहाँ से आगे की डिग्री आप ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम था नई शिक्षा नीति में, और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अब अपनानी होगी ABC स्कीम। ये बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिणाम है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में एक कदम है। गैस आपूर्ति रुकी तो यूरोप के पास यह रास्ते, देखिए हो क्या रहा, हो ये रहा है कि बाइडेन ने रूस के तेल आयात पे लगाई रोक। अगर अमेरिका ने रूस के तेल आयात पर रोक लगा दी है तो अमेरिका के जो भी क्लोजेस्ट एलाय है या नाटो के देश इनफैक्ट वो रूस पे तेल आयात पे रोक लगा देंगे। एक तरह से पैर पे गुल्हारी मारने जैसा ही है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि विश्व के देशों में तेल की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसी तरह से हम देख रहे हैं इस न्यूज़ में, अगर आप देखिएगा तो एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की चर्चा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है, अगर आप देखिएगा इसको, ये जो पाइपलाइन है ये रूस से जाती है जर्मनी, और जर्मनी से यूरोप के अन्य देशों में जाती है। रूस से जर्मनी जाती है, वहाँ पे गैस के माध्यम से गैस जो है इस पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजा जाता है। रूस यूरोप के देशों को
जर्मनी सहित यूरोप के देशों को गैस आयात निर्यात करता है। तो अगर इसको रोकने का ऐलान अब रूस ने कर दिया है तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं गैस की समस्या यूरोप के देशों में क्रिएट होगी। और गैस की समस्या जब यूरोप के देशों में क्रिएट होगी, खाना बनाने के लिए उसके पास गैस नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में गैस का दाम काफ़ी बढ़ेगा। इसी तरह से रूस ने कहा है कि जो हम पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, अमेरिका को कहा है, इससे क्या होगा कि कच्चे तेल की कीमत में काफ़ी वृद्धि होगी और विश्व में महंगाई बेतहाशा वृद्धि होगी। अब सोच के देखिए, जो कोरोना का समय था उस समय में प्रति बैरल, और आज मुझे एक एडिटोरियल भी डिस्कस करना है इसी टॉपिक पे, प्रति बैरल जो है तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $40। अभी के समय में यह हो चुका है $130 प्रति बैरल। तो जितना कोरोना के समय में यानी अप्रैल 2020 के आसपास जितना कच्चा तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी उसका 3 गुना अभी हो चुका है, और इसका भी 2 गुना हो जाएगा। $130 के से लगभग $300 हो जाएगा। सोच कर देखिए कितना बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ तो भारत में आपको तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत जो होगी या पेट्रोल की जो कीमत होगी लगभग ₹300 के आसपास हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत में लगभग 250 से ₹300 प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिकी सीनेट ने कहा भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी। इंडिया यूएसए रिलेशन पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अमेरिका के एक विदेश मंत्री रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, हेनरी किसिंजर नाम रहा था, हेनरी किसिंजर। इनका एक कोटेशन था, काफ़ी फेमस कोटेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, विदेश नीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है, परमानेंट इंटरेस्ट निहित होता है। ना परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है। जब भी किसी टॉपिक को आप लिखें विदेश नीति से संबंधित, तो इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं, हेनरी किसिंजर को आप लोग कोट कर सकते हैं। इंडिया और अमेरिका देखिए तो कई सारे पॉजिटिव रिलेशन है और कई सारे नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का एक पॉइंट जो है, कई सारी जो चुनौती है भारत और अमेरिका के रिलेशन में, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब ये हुआ है कि जो मिसाइल हम पे, मान लेते हैं कि चीन हम पे मिसाइल फेंकेगा, तो S-400 के द्वारा इस मिसाइल को आप आसमान में ही जाकर के निष्क्रिय कर देगा, आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके माध्यम से कोई मिसाइल अगर हम पे गिराया जाता है तो आसमान में ही उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता है। ये हमने परचेज किया रूस से। तो ये जो हमने रूस से परचेज किया, तो अमेरिका में 2017 में एक कानून था, और वो कानून था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। इसको साधारण शब्दों में काटसा कहते हैं, CAATSA, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। इस एक्ट के माध्यम से अमेरिका ये प्रोविजन करता है कि कोई भी देश अगर स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाता है या हथियार खरीदता है रूस से, ईरान से और उत्तरी कोरिया से, ये 3 देश, रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया, तो वैसे कंडीशन में अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सकता है, और काटसा के थ्रू अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सकता है। आपने देखा होगा कि S-400 मिसाइल तुर्की भी परचेज किया और तुर्की पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। S-400 मिसाइल हमने भी रूस से परचेज किया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका हम पे भी सैंक्शन लगा सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के कारण इस न्यूज़ में जो चर्चा है कि अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा है कि हम काटसा के तहत अगर इंडिया पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में मूर्खता होगी। अब देखिए ये क्यों कहा, अमेरिका के सीनेटर का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि अमेरिका के किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है।
अमेरिका के सीनेटर का स्टेटमेंट ये क्यों है? क्योंकि अमेरिका आज इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि चीन जो है, आज चीन उसके लिए ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू रूस। रूस से बड़ा खतरा चीन उसके लिए। चीन उसके लिए खतरा क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि चीन जो है, देखिए रूस क्या है, मिलिट्री पावर है, लेकिन रूस इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया। चीन क्या है कि चीन ने इकोनॉमिक पावर भी बना लिया अपने आप को, और चीन जो है मिलिट्री पावर भी है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, एक देश जो मिलिट्री पावर भी है और एक देश जो इकोनॉमिक पावर भी है। चीन इकोनॉमिक पावर भी है और चीन मिलिट्री पावर भी है। तो ऐसे कंडीशन में चीन आज बहुत ज़्यादा गुना, 10 गुना 20 गुना अधिक खतरनाक है रूस से चीन अमेरिका के लिए। और चीन को अगर टक्कर देना है अमेरिका को, या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को मजबूती चाहिए, तो वैसे कंडीशन में उसे इंडिया की आवश्यकता है। और इंडिया की वैसे कंडीशन में आवश्यकता है तो इंडिया के नीड को भी उसे फुलफिल करना होगा कि इंडिया को भी अपनी सुरक्षा के लिए S-400 मिसाइल की ज़रूरत है, राइट। तो सब कड़ी को अगर आप लिंक करोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका अभी तक हमसे सैंक्शन नहीं लगाया है, और अगर लगाएगा अमेरिका तो ये अमेरिका के लिए मूर्खता होगी। ये अमेरिका के सीनेटर का कहना है। सीनेटर क्या होता है? अमेरिका में सीनेटर होता है कि अमेरिका के जो अपर चैम्बर होते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के MP होते हैं, उसी तरह से अमेरिका के अपर चैम्बर के जो सदस्य होते हैं उसको अमेरिका का सीनेटर कहा जाता है। रातों रात नहीं हो जाती सामाजिक क्रांति सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इशू सुनिए, इशू क्या है? NDA में जो है 2021 में 19 सीटों दिया गया महिलाओं को, और 2021 में NDA का एग्जाम जो 2021 में हुआ उसमें महिलाओं को 19 सीट दिया गया, और 2022 में कितना सीट मिला? 2022 में भी 19 सीट दिया गया। टोटल 400 सीट हैं NDA में, जिसमें महिलाओं को 19 सीट दिया गया। अब इसको लेकर के एक मैटर सर्वोच्च न्यायालय में गया कि महिलाओं को जो 19 सीट मिला है, या महिलाओं को जो सीट मिल रहा है, उसमें भी आप SC, SC, ST, OBC या जनरल को आरक्षण दीजिए। तो इसके लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत खास टिप्पणी किया है कि सामाजिक क्रांति जो होती है वो रातों रात नहीं होती है। अब देखिए आज तक NDA में महिलाओं का जाना वर्जित था। पहली बार 2021 में NDA में महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए जो केस चल रहा था, आप सोच के देखिए, 2003 से केस चल रहा था, और 2003 का केस 2020 में जाकर के फाइनल हुआ। यानी 17 वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह डिसीजन देने मिला कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाए शॉर्ट सर्विस कमीशन की जगह पे, महिलाओं को NDA में शामिल किया जाए। ये डिसीजन लगाने में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 17 वर्ष लगा। और ऐसी कंडीशन में आज जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दे दिया, NDA में महिलाओं को सीट भर चुकी है, तो कुछ लोग आकर के केस कर रहे हैं कि आप SC का आरक्षण दीजिए, ST का आरक्षण दीजिए, OBC का आरक्षण दीजिए। भाई अभी तो जस्ट लागू हुआ, महिलाओं को शामिल किया गया NDA में, और अभी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, हमने कई बार डिस्कस किया, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रेरक उत्पादन, देखिए ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जिस समय में रूस में हजारों लोग, या रूस में ATM के बाहर लंबी लाइन लग रही है, उसी समय में भारत जो है पेमेंट के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत अपना रुपए सिस्टम डेवलप कर लिया, अपना NPCI डेवलप किया है, अपना UPI सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी पेमेंट के सिस्टम में हम किसी पे निर्भर नहीं, अमेरिका पे हम बिल्कुल निर्भर नहीं हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था। देखिए ये जो न्यूज़ है बेसिकली वही पॉइंट है जो हमने कई बार डिस्कस किया। रूस यूक्रेन अगर लड़ाई देखिएगा आप, तो उस युद्ध में रूस यूक्रेन अगर आप युद्ध देखिएगा तो उस युद्ध में आपको लगेगा कि कई सारे देश जो वार्सा पैक्ट के तहत रूस के साथ थे या सोवियत संघ के साथ थे, वो कहीं ना कहीं नाटो का सदस्य हो गया। मैं मैप पे भी आपको दिखाऊंगा।
ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो धुरी में बट गया। एक धुरी नाटो था और नाटो का प्रतिनिधि अमेरिका कर रहा था, और दूसरा धुरी जो था वार्सा संधि था। वार्सा पैक्ट का प्रतिनिधि रूस कर रहा था, सोवियत संघ रूस कर रहा था या सोवियत संघ कर रहा था। तो वार्सा पैक्ट में जो देश शामिल थे 1991 में रूस के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट के तहत जो देश शामिल थे वो देश भी कहीं न कहीं नाटो का सदस्य बन गया। जबकि 1991 में 1991 में अमेरिका ने रूस से प्रॉमिस किया था कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। नाटो की स्थापना बेसिकली यूएसएसआर को रोकने के लिए हुआ था, और जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था 1991 में, तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। उसमें कुछ अगर आप देश देखेंगे तो पूर्वी जर्मनी था, चेक गणराज्य था, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब नाटो में शामिल हो गए। तो ये सारे के सारे देश वो देश हैं जो कहीं न कहीं रूस के साथ था, शीत युद्ध की लड़ाई में रूस के साथ था। वार्सा पैक्ट ये देश साइन किया था। और दूसरा आप देखिएगा एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये वो देश है जो रूस से अलग हुआ था, जो यूएसएसआर से अलग हुआ था, सोवियत संघ से अलग हुआ था, ये भी नाटो में शामिल हो गया। ओके, अगर मैप आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको ये रोमानिया दिख रहा है, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया। जर्मनी पहले दो भाग में था, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के साथ था और ईस्ट जर्मनी जो है रूस के साथ था। वार्सा पैक्ट साइन किया था। ये पोलैंड, तो ये सारे के सारे वो देश थे जो शीत युद्ध के दौरान 1991 से पहले रूस के साथ था, सोवियत संघ के साथ था। और इसके अलावा आप देखिएगा यूक्रेन तो रूस से 1991 में अलग हुआ, और यहाँ पे 1991 में 3 देश और अलग हुआ था, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये तीनों ही देश ने नाटो साइन कर लिया, नाटो का पार्ट बन गया। तो जो अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, 1991 में रूस से प्रॉमिस किया था, हम वो देख रहे हैं कि वार्सा पैक्ट के तहत जो देश थे उसको शामिल कर रहा नाटो में। और साथ ही साथ यूएसएसआर से टूटे हुए जो 15 देश थे, 1991 में यूएसएसआर 15 देश में टूटा था, सोवियत संघ 15 देश में बट गया था, उन देशों को भी ये शामिल कर रहा है नाटो में। तो इसलिए ये युद्ध हो रहा है क्योंकि यूक्रेन को भी अमेरिका शामिल कर रहा था नाटो में। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी कई बार हमने चर्चा किया है। बाकी ये जो न्यूज़ है ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तेल के गहराते संकट का हल, तेल के संकट का क्या हल हो सकता है? जिस तरह से अमेरिका ने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया और रूस के तेल पे भी प्रतिबंध लगा दिया, तो ऐसे कंडीशन में रूस के उप प्रधानमंत्री का कहना है कि तेल की कीमत अब $300 प्रति बैरल तक हो सकती है। वर्तमान में $130 प्रति बैरल है, और जब कोरोना शुरू हुआ था तब सिर्फ $40 प्रति बैरल थी। तो निश्चित तौर पे तेल का खतरा पूरे विश्व में अब होगा। अब देखिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और पेट्रोलियम उत्पादक प्रोडक्ट का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो हम जो है पेट्रोलियम उत्पाद का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। निर्यातक कैसे होता है? कच्चा तेल हम मंगाते हैं, कच्चा क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसको हम बरौनी रिफाइनरी है या देश में कई सारे रिफाइनरी हैं, वहाँ पे जाता है वो तेल, और उसके बाद रिफाइनरी करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हम निर्यात भी करते हैं। तो क्रूड ऑयल का जो हम आयात करते हैं, उसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है क्रूड ऑयल से, उसका निर्यात करते हैं। इस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करने वाला भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है, ये भी याद रखिएगा। तो क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। भारत में प्रतिदिन 55.50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। अब सोच कर देखिए, 55 लाख से अधिक बैरल तेल का खपत प्रत्येक दिन होता है, और एक बैरल की कीमत $130 है। अब सोच कर देखिए कितना रुपए हम फॉरेक्स रिजर्व खर्च करते हैं सिर्फ तेल में। आगामी 10 वर्ष में ये $70 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी, यानी एक दिन में हम 70 लाख बैरल यूज करना शुरू करेंगे। वर्तमान में एक दिन में हम 55 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल करते हैं,
और हमारी मैक्सिमम फॉरेक्स रिजर्व इसी पे खर्च होती है। भारत 85% आयात करता है, भारत सिर्फ 15% उत्पादन करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, और 85% हम आयात करते हैं विश्व के 40 देशों से, जिसमें 2% हम आयात रूस से भी करते हैं। भारत अपनी गैस ज़रूरत का 55% आयात भी करता है। तो गैस का ज़रूरत जो है, गैस का हम 55% आयात करते हैं और क्रूड ऑयल का 85% हम विदेश से आयात करते हैं। अब देखिए, इस तरह की समस्या देश में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की समस्या हुई है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई युद्ध हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमत बढ़ी है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। भारत इस बात को समझता है, इसलिए भारत ने बहुत ही पहले इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना किया था, जो पेट्रोलियम को रिजर्व रखने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं सामरिक कच्चे तेल का भंडार। भारत में सामरिक कच्चे तेल का भंडार विशाखापत्तनम में है, मंगलोर में है, पादुर में है, और चांदी खोले और पादुर में फिर से ये बन रहा है। ओके, हमारे पास जो वर्तमान में सामरिक तेल का भंडार यानी तेल वहाँ पे हम स्टोरेज रखे हुए हैं। हम अभी वर्तमान में हमारे देश में 87 दिन का तेल स्टोर करके रखे हुए हैं, यानी 87 दिन हमें तेल नहीं भी मिलेगा तो हमारा काम चल सकता है। तो 87 डे का तेल का स्टोरेज है। आपको 13.3 मेट्रिक टन जो है, इतना लाख मेट्रिक टन, 13.3 लाख मेट्रिक टन, ये जो है ये हमारा स्टोरेज है विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद 15 लाख मेट्रिक टन मैंगलोर में है, मैंगलोर आपको यहाँ पे है कर्नाटका में। उसके बाद 2.5 मिलियन मेट्रिक टन होता है, मतलब 25 लाख टन होता है, ये पादुर में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 25 15 कितना होता है, 40 10 50 53 लाख टन का स्टोरेज ऑलरेडी हम लोग के पास है। 53 लाख टन का स्टोरेज ऑलरेडी हम लोग के पास है। और वर्तमान में सरकार 40 लाख मेट्रिक टन का स्टोरेज बना रही है चांदी खोले, लोकेशन याद रख लीजिएगा, चांदी खोले उड़ीसा में है, चांदी खोले, और पादुर कर्नाटका में 25 लाख मेट्रिक टन का स्टोरेज और बना रही है। तो ये हमारे देश की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बेसिकली इसी समय के लिए रखा जाता है कि जब देश में कोई आपातकाल आ जाए, हमें तेल का आयात पूरी तरह से विश्व से मिलना बंद हो जाए, वैसे कंडीशन में भारत क्या करेगा, इसी संदर्भ में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाता है। और भारत में यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसके अलावा देखेंगे अगर आप कि तेल को लेकर के सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 सरकार लाई थी। और इस नीति के साथ सरकार ने डिसीजन लिया कि 2022 तक हम जितना भी पेट्रोल होगा उस पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाएंगे। यानी मान लीजिए 100 लीटर अगर पेट्रोल है हमारे पास, तो 100 लीटर पेट्रोल में 90 लीटर क्या होगा, पेट्रोल होगा एग्जैक्टली, और 10 लीटर क्या होगा, इथेनॉल होगा। और 2025 में हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, 2025 तक क्या होगा कि 20% कम हमें पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करना होगा। तो इस तरह से भी हम पेट्रोलियम के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब तेल के दाम बढ़ने का हानि क्या है, कुछ हानि भी है कुछ लाभ भी है। हानि क्या है कि व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। इसका लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है और निर्यात बढ़ता है। हालांकि ये स्टेटमेंट से, ये लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, लाभ तब होता है जब थोड़ा थोड़ा पेट्रोलियम का दाम बढ़े। अगर मान लीजिए $40 है तो 45 डॉलर हो जाए या $50 हो जाए, लेकिन $40 अगर प्रति बैरल कॉस्ट है और $130 हो जाए तो फिर तो लाभ नहीं होगा भाई। तो थोड़ा थोड़ा अगर दाम बढ़े तो उससे लाभ क्या होगा, उससे लाभ क्या होगा कि हमारे जो बहुत सारे देश, खाड़ी देश में हमारे जो लोग रहते हैं, यूएई में हमारे लोग रहते हैं या सऊदी अरब में लोग रहते हैं, वो अधिक से अधिक भारत में रेमिटेंस भेजेंगे, अधिक से अधिक अपने घर पे पैसा भेजेंगे।
और क्या होगा कि अधिक से अधिक दक्ष गाड़ी का निर्माण करना शुरू होगा। जिस समय से मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत वर्तमान में भारत में 100 रुपये प्रति लीटर क्रॉस की है, उस समय से देश में आप देखिएगा जा करके इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की कीमत काफ़ी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की मांग काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी भीड़ लगी रहती है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगा। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या होगा कि एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगा, लोग इलेक्ट्रिक वाहन पे अधिक से अधिक निर्भर करेंगे। तो दोनों ही, किसी भी चीज़ का दो पर्सपेक्टिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है तो उसका नेगेटिव भी है, उसका पॉजिटिव भी कुछ इम्पैक्ट है। लोकपाल 3 साल में किसी को अभियोजन मंजूरी में नाकाम। देखिए 45 मिनट लगभग हो चुका है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी लोकपाल आपको लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड के पशुपालकों का जीवन समृद्ध करेगी मेरिनो भैंस। मेरिनो भैंस बेसिकली याद रखिएगा, सॉरी भैंस नहीं, भेड़ है। मेरिनो जो है ऑस्ट्रेलिया के भेड़ की प्रजाति है, जो कहीं ना कहीं अभी उत्तराखंड के पशुपालक को समृद्ध करने के लिए उत्तराखंड को दिया गया। तो मेरिनो क्या है, भेड़ की प्रजाति है। डायरेक्टली इसी पॉइंट से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, वनडे एग्जाम हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरिनो क्या है, भेड़ की प्रजाति। गेहूं निर्यात का नए रिकॉर्ड की ओर। अब देखिए कृषि निर्यात नीति 2018 में आया था, कृषि निर्यात नीति 2018 में आया था। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में आया था। उस पॉलिसी में 2018 में हम लगभग 30 अरब डॉलर का एग्रीकल्चर उत्पाद को निर्यात करते थे। इसका टारगेट था कि 2022 तक में हमें 60 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर उत्पाद का निर्यात करना। तो 30 से बढ़ा करके 60 करना है, 2022 तक का टारगेट था। जिस तरह से रसिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ा, तो ऐसे कंडीशन में रसिया और यूक्रेन विश्व के 25% गेहूं का उत्पादन करता है। ये देश युद्ध में इन्वॉल्व है। तो ऐसे कंडीशन में विश्व में गेहूं की मांग बढ़ रही है, और मांग को पूरा कौन करेगा, निश्चित तौर पे भारत करेगा। तो भारत का गेहूं का निर्यात काफ़ी बढ़ गया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को अगर आप लिखिएगा कभी, तो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी लिखिएगा आप। युद्ध के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट तो हमको दिख रहा है कि भाई हमारा गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ गया। बाकी इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। विकास की गति तेज में प्राथमिक क्षेत्रों की मजबूती जरूरी। इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम। देखिए मैंने बजट में चर्चा किया था, सरकार के ध्यान है नेचुरल फार्मिंग की ओर। और सरकार की ध्यान नेचुरल फार्मिंग की ओर क्यों है, क्योंकि उर्वरक का हम आयात करते हैं। जिस तरह से रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा है, तो भारत में उर्वरक की जो है दाम बढ़ गया। उर्वरक की दाम जो बढ़ा है, तो उर्वरक की दाम बढ़ा है, इसलिए आवश्यकता है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हमको जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर से बचने के लिए भी सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। और नेचुरल फार्मिंग से ऐसा नहीं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से जितनी पैदावार होती है नेचुरल फार्मिंग से करेंगे तो भी उतनी पैदावार होगी। पैदावार में कोई अंतर नहीं होगा। भूमि की फर्टिलाइजेशन बढ़ेगी, भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी। तो कई सारा रीजन है कि सरकार नेचुरल फार्मिंग को लेकर के बढ़ावा दे रही है। अब बजट को देखिए, बजट में चर्चा भी किया है कि ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो जहाँ से बहती है उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, इसके दोनों साइड 5 किलोमीटर के दायरे में पहले चरण में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा। 5 किलोमीटर दायरे में, यानी गंगा नदी के बाएं साइड भी 5 किलो और दाहिने साइड भी 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा पहले चरण में। कच्चे तेल की महंगाई से प्रभावित होगा अर्थव्यवस्था। ऑलरेडी कच्चा तेल पे एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।